तो सुभाष जी, मैं आपको समझा रहा था कि हम कैसे लोगों के आंसू पोंछ पाएंगे जी। बिना अपना पैसा खर्च किए, और बल्कि हम क्रेडिट कमाएंगे तो वो लाइवलीहुड ऑप्शन में भी जाएगी। तो इसमें एक है एडॉक मेंबर। एडॉक मेंबर का मतलब है आप जुड़ गए, आपने रेगुलर मेंबर की पात्रता जो है ना नहीं प्राप्त की है, तो आप एडॉक मेंबर कह रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडॉक मेंबर एंड द रेगुलर मेंबर? जी। अब ये समझना पड़ेगा, राइट? रेगुलर मेंबर का मतलब है कि आपको 10 लोगों को जोड़ना है। जी। अब अज्यूम करिए कि आप ढीले इंसान हैं, आप 10 लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं, आपकी कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है ना? तो उसके लिए है कि यू आर सपोज टू डू द डोनेशन ऑफ द 2000 रुपीज। So either you add the 10 people or you have to make a donation of the 10,000 rupees, which will be exempted from the tax also. ओके। राइट? जो आप डोनेशन दोगे वो आपको क्रेडिट के फॉर्म में वापस भी मिल जाएगा। तो आपने 2000 दिया तो आपको जो है 1800 रुपए डोनेशन मतलब आपकी क्रेडिट में आ जाएगा, राइट? अब आपको जो है, ये तो रेगुलर मेंबर हो गया। रेगुलर मेंबर होना जरूरी है टू गेट द हायर थिंग्स, राइट? अब यदि आप 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप जो है एलिजिबल टू बिकम द, यू कैन ओपन द ऑफिस ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन। और एक छोटी बात नहीं है, आप लोगों के बिना कहीं जाए, आपको ना थाने जाना ना यहां जाना है, आप लोगों के आंसू पोंछ पाएंगे। अब मैं उसको विस्तार से समझाता हूं कि काम कैसे करेगा ये। तो सबसे पहली बात तो है, जो आपका जो कार्यालय खुलेगा, राइट, उसके लिए आपको एक, हमको वो देना पड़ेगा कि हमारे पास एक कमरा है, राइट? उसका फोटो वोटो भेजना पड़ेगा। तो इट शुड बी डिसेंटली लुकिंग, मतलब ये एक स्लम एरिया की झुग्गी में भी हो सकता है, भी हो सकता है, समझ रहे? लेकिन एक कमरा डिसेंट सा होना चाहिए, ठीक है ना? अब दूसरी बात है आपकी विलिंगनेस कि आप जो है अच्छे भारत के संकल्प के समूह का ऑफिस खोलना चाहते हैं, राइट? इस दो के साथ जो है यू विल बिकम एलिजिबल टू ओपन इट। तो उसके लिए पात्रता है कि आप 100 मेंबर को जोड़ो, राइट? तो 100 मेंबर को, एक मेंबर को जोड़ने पर 100 के इक्विवेलेंट आपको नंबर मिलते हैं, राइट? क्रेडिट मिलती है, इट इज मनी, तो क्रेडिट मिलती है। इसका मतलब यदि आप 100 लोगों को जोड़ोगे तो आपको 10,000 क्रेडिट भी मिल जाएगी, 10,000, ओके, राइट? एंड ईच क्रेडिट इज हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, राइट? और आपको जो है ये वो मिल जाएगा, और आपको पूरी सब चीजें मिलेंगी। मतलब एक बोर्ड आएगा जिसपे क्राइम फ्री भारत लिखा रहेगा, सब कुछ, मतलब उसके साथ हमारा फोटो वोटो होगा, सब कुछ होगा उसमें, राइट? आपके यहाँ पर जो है एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, वो सब पहुंचेगा, राइट? इस सब का भुगतान कौन करेगा? अच्छे भारत का संकल्प समूह। बट यू हैव टू अर्न द क्रेडिट टू सेटल इट। मतलब ये मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है, इट इज नॉट ए, आपको इक्विवेलेंट काम करके वो क्रेडिट कमाना पड़ेगी। तो क्रेडिट कमाने का क्या तरीका है? या तो लोगों को सदस्य बनाओ, या दूसरा तरीका है कि लोगों को रिलीफ दो। तो जैसे आपने एक व्यक्ति को रिलीफ दिया तो आपको 100 क्रेडिट मिल जाएंगी, बिल्कुल ठीक, राइट? तो उसमें क्रेडिट में क्या है कि जैसे मान लो अज्यूम करिए कि मेरा ऑफिस है और आप आए मेरे पास, राइट? तो आप अपनी पूरी बात बताएंगे कि साहब देखिए जो है ना, ये चीज मैंने बताई थी, पुलिस तो खुद सुन नहीं रही है, पुलिस तो हमारी FIR लिख नहीं रही है। हम उस पूरे डिटेल को आपसे ले लेंगे, राइट? एक सिस्टम उसको स्कैन करके ले लेगा, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठी हुई जो पढ़ेगी, उसको सब कुछ कर लेगी, राइट? वो आपके लिए ड्राफ्ट सब बनाएगी। ऊपर का जो ड्राफ्ट रहेगा वो पुराना सेक्शन है 39 CRPC, और नया सेक्शन है 33 भारत एक मिनट, 39 CRPC का, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 33 नया, राइट? नया सेक्शन, पुराना 39। ये क्या कह रहा है कि यदि आपको किसी भी तरीके से किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो इसे आप पुलिस को और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पहुंचाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
ये सेक्शन में लिखा हुआ है, अभी आपको पढ़ा भी देंगे, ठीक है ना। तो ये कब से लागू हुआ है 33? पहले ही था, सीआरपीसी में था 39, अब नए में 33 हो गया। सेक्शन का नंबर बदल गया, ये तो कानून तो वही है। वही है। हाँ, तो कानून तो सभी से चल रहा है, राइट, अंग्रेजों के समय से, ठीक है ना। अब जो है, यदि एज्यूम करिए ये कानून क्या कह रहा है कि आपके संज्ञान में आ गया और आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये आपकी जिम्मेवारी है जी। और आपने क्यों रिपोर्ट नहीं किया और आप इनोसेंट हैं, तो आपको अपनी इनोसेंस सिद्ध करना पड़ेगी। ये बात समझ रहे हैं ना, मतलब आप इनोसेंट हैं, ये कौन सिद्ध करेगा? आप करेंगे। और यदि आप अपने आप को इनोसेंट नहीं कर पाए तो आपको सजा मिल जाएगी। मतलब दूसरे केस में क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, साक्ष्य इकट्ठा करती है, कोर्ट में सिद्ध करती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये अपराध आपने किया है। लेकिन सेक्शन 39 सीआरपीसी या 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा कह रही है कि भाई साहब, ये आपको सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं, नहीं तो यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी। ठीक बात। और उसमें 2-3 माह की सजा भी है। तो आपने मेरे संज्ञान में एक संज्ञेय अपराध ला दिया, तो मेरी ड्यूटी क्रिएट हो गई। तो हम यही कह रहे हैं कि सुधीर गुप्ता जी मेरे पास पहुंचे हैं और उन्होंने मुझे ये बात कही है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। लिहाजा अब मेरा सेक्शन 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मेरी ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि मैं आपको संसूचित करूं। तो मैं आपको उस वैधानिक जिम्मेवारी के तहत संसूचित कर रहा हूं। तो ये उसी ऐप के माध्यम से जो हाँ, वो सब भाषा सब आ जाएगी। आपके डिजिटल सिग्नेचर का भी उसमें व्यवस्था होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इट विल गो बाय साइन। और यदि हमें जो है सरकार ने मौका दे दिया तो हम एपीआई के माध्यम से घुस जाएंगे, फिर आपको फिजिकली भी नहीं भेजना है। हालांकि हम इसको 4 रूट से भेजेंगे। एक उसको ईमेल से भेजेंगे, दूसरा व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तीसरा जो है ना प्रिंट आउट निकाल के जाएगा, और आपका जो है ना सब चीज बना के आपको कॉरियर लेने की व्यवस्था होगी। आपको कहीं नहीं भटकना है, राइट। आपके साथ आपके जो है ना कार्यालय खुलते ही कुछ वकील आपके साथ अटैच हो जाएंगे। अच्छा, तो वो भाषा क्या लिख रहा है कि भैया ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है, इट्स नॉट माई प्लेजर। सो अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी एंड 173 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, हे थानेदार महोदय, ये तुम्हारी विधिक जिम्मेवारी है। लिहाजा आपसे अपेक्षा की जाती है अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन करो। निवेदन है, एफआईआर दर्ज करो, ये नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है, ये विधिक जिम्मेवारी है। उसके लीफलेट में लिखा है कि यदि आप अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करेंगे तो हम सेक्शन 173 4 के तहत एसपी के पास जाएंगे। अगली नेक्स्ट स्टेज ये उसमें लिखा हुआ है, उसी थानेदार के लेटर में ही लिखा हुआ है। अच्छा। क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहा हूं। एक कानून ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है, मैं वो जिम्मेवारी आपको बता रहा हूं, और यदि ये मैं जिम्मेवारी का पालन नहीं करूंगा तो आई एम ए प्रिज्यूम्ड गिल्टी। मतलब आप मुझे तो जेल में डाल दोगे। तो भैया ये मेरा विवेक नहीं है, मुझे तो करना ही करना है, ठीक है ना। अब ये आपकी भी जिम्मेवारी है। और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट है, उसमें बता दिया कि भाई साहब ये आपके प्लेजर डिक्राइन नहीं है। यदि हमारी रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध विदित हो रहा है तो अब जो प्लेजर लिखा है ना, वो प्लेजर डॉक्ट्राइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब आपको इसमें एफआईआर दर्ज करना ही है। उसके पीछे लीफलेट पे लिखा हुआ है कि भाई साहब यदि आप वो नहीं करेंगे तो हम सेक्शन 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एसपी को जो है अप्रोच करेंगे और किसी अन्य अधिकारी को ये नामित कराएंगे, और वो अधिकारी को इस केस में थाना प्रभारी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो भाई साहब तुम थानेदार बने रहोगे और तुम्हारे थाने में बैठ के तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई होगी। तुम्हारे थाने में बैठकर तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई होगी और कोई दूसरा करेगा और वो आपसे नहीं पूछेगा
क्यों? क्योंकि कानून ने उसे थाना प्रभारी का अधिकार देके रखा है। अब अज्यूम करिए कि एसपी, अब आज के सिस्टम में तो सभी चरणों सेवक हैं। अब नेताजी ने कह दिया एसपी साहब से कि देखो भाई, जो सुधीर गुप्ता का जो है ना, जो आपको अच्छे भारत के संकल्प समूह से जो आने वाला है ना, उस पर कार्रवाई नहीं करना है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई साहब चिंता मत करो, हमें तो कोर्ट जाने के लिए भी कहा गया था ना, तुमने नहीं सोचा हम कोर्ट के पास जाएंगे? कि भाई साहब मेरी जिम्मेवारी थी, मैं थाने के पास गया, मैं एसपी के पास गया, एसपी ने तो सुना मुना नहीं है, तो भैया 156(3) में भैया आपको भी जिम्मेवारी है, तो आप जो है इनको निर्दोष दो कि वो एफआईआर दर्ज करें, कार्रवाई करें। और यदि आप मेरी बात सुनोगे तो आपको इस सेक्शन के तहत सुपरवाइजरी पावर भी मिल जाएगा। कोर्ट को सुपरवाइजरी पावर नहीं है। कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ना, कोर्ट को इंटरफियर करने से रोका गया है। लेकिन जो 156(3) के तहत सीआरपीसी की धारा है, नागरिक संहिता की धारा अभी याद करना पड़ेगी, शायद 191 समथिंग लाइक है, एनीवे देख लेंगे। तो 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट जिस केस में आदेश देगा कि साहब इसको एफआईआर दर्ज करो, उसमें उसे सुपरविजन का पावर भी मिल जाता है। तो वो ये इंश्योर करेगा कि थानेदार इन्वेस्टिगेट ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके। अब अज्यूम करिए कि हमारा किस्मत खराब है और हमारी कोर्ट ने भी नहीं सुनी, तो 482 सीआरपीसी जो है हाई कोर्ट पे ये जिम्मेवारी डालता है कि भैया ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई है, तो भैया दाता आप मेरी मदद करो। तो 482 में ये हाई कोर्ट के पास जिम्मेवारी है। अब अज्यूम करो हाई कोर्ट भी नहीं सुनती है, क्योंकि सुधीर गुप्ता की किस्मत खराब है और सिस्टम खराब है, किसी बड़े नेता के खिलाफ आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो सुनवाई तो होना नहीं है, राइट? ये मान लीजिए, ठीक है ना। तो फिर जो है सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पीआईएल और दूसरा है कॉन्टेम्प्ट पिटीशन। तो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन कौन सा वाला केस है? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट जजमेंट दिए हैं। तो वो जाएगा कि साहब या तो पीआईएल सुन लो हमारी, नहीं तो कॉन्टेम्प्ट में सुन लो कि साहब ये पुलिस काम नहीं कर रही, सब पूरी मशीनरी फेल हो गई है। तो ये सब ऑटोमेटिकली होगा और आप अपने घर पे बैठ के काम कर पाएंगे। और आपके साथ वकील हैं, तो जैसे ही आपका केस बन जाएगा साइन वाइन करके, तो वकालतनामा अकालतनामा सब वो सिस्टम दे देगा आपको। कोरियर जो है वकील साहब के घर पहुंचा देंगे, वो साइन वाइन करके, और बाद में हुआ तो जो इम्पैनल वकील होंगे उनके डिजिटल सिग्नेचर का प्रावधान करके कोर्ट में डाल दिया जाएगा। और यदि कोर्ट एग्री करेगी तो उनसे एपीआई के वेस्ट भी कर देंगे, ईमेल वेस्ट भी कर देंगे, व्हाट्सएप वेस्ट भी कर देंगे, और पेपर का प्रिंट आउट निकाल के भी फाइल कर देंगे। तो आपको देखिए, फरियादी ने आपको रिपोर्ट कर दिया, वो अपने घर बैठा हुआ है, पूरा काम आप कर रहे हैं सिस्टमेटिक। और अब उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। अब हमारा है सेक्शन 39 और 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था में, उसकी पूरी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। कितना बड़ा रिलीफ है। अच्छा, अब इसका दूसरी विंग है, वो कह रही है कि ये तो कानूनी बात है, प्रशासनिक जिम्मेवारी भी तो कुछ होती है। तो वो एसपी ने हमारा काम नहीं किया, इसके लिए वो डीआईजी के पास जाएगी। यहां पे उसका काम ऑलरेडी हो गया है, लेकिन एसपी ने क्यों नहीं किया? उसका दूसरे रूट से काम हो गया, हो ही जाना है उसका, लेकिन फिर भी जो है प्रशासनिक जिम्मेवारी तो बनी रहेगी। तो वो डीआईजी से कहेगा साहब देखो, संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट थी, एसपी ने क्यों नहीं कॉग्निजेंस लिया है? अब अज्यूम करिए कि डीआईजी ने नहीं किया, तो वो कहेगा आईजी के पास जाएगा कि देखो आपके एसपी ने भी नहीं सुना, आपके थानेदार ने भी नहीं सुना, एसपी ने भी नहीं सुना, आपके डीआईजी ने भी नहीं सुना। भाई साहब, ये आपकी कानूनी जिम्मेवारी है अंडर सेक्शन 36 ऑफ द सीआरपीसी। तो भाई साहब कानूनी जिम्मेवारी का पालन कर लो। क्या कहेगा? कानूनी जिम्मेवारी का पालन कर लो। अब अज्यूम करिए आईजी ने भी नहीं सुना तो एडिशनल डीजी के पास जाएगा, एडिशनल डीजी ने नहीं सुना तो डीजी के पास जाएगा, डीजी ने नहीं सुना तो होम मिनिस्टर के पास जाएगा, होम मिनिस्टर नहीं सुना तो चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा, क्योंकि वो प्रशासनिक लेडर है। थानेदार, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, मतलब उनके नॉलेज में डाल देगा वो हर केस को। अरे नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी पैदा कर रहा है वो, अकाउंटेबिलिटी, राइट।
अब यदि एज्यूम करिए कि साला सिस्टम इतना ही खराब हो गया कि सैया भाई कुतवाल डर किस बात का, बोले विधायक जी ने कह दिया है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, तुम भाड़े में जाओ साला, तुम देखेंगे निपटेंगे, कोर्ट में कोई केस आएगा तो जवाब दे देंगे, कौन हमें घर से पैसा देना है, वकील तो सरकार का होगा, बिला बिला बिला, राइट। तो वो यहां तक नहीं, वो एमएलएज को इम्पैनल कर रहा है अपने साथ। बिल्कुल ठीक। तो उसका क्वेश्चन बन के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एमएलए के पास पहुंच जाएगा। एमएलए जो है ना पार्लियामेंट में, एमपी जो है, सॉरी एमपी पार्लियामेंट में और एमएलए विधानसभा में क्वेश्चन पूछेंगे, और जब जवाब देंगे तो क्या जवाब दोगे? आपके एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी और डीजी ने नहीं किया है, आप उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं किया है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? कितनी बार जो है ना क्या जवाब देगा सीएम? फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1000 केसेस में नहीं हुआ मिस्टर सीएम, ये तो आपकी जो है ना लॉ की फेल्योर है, तो आपको तो डिसमिस हो जाना चाहिए आर्टिकल 365 के तहत, 56 के तहत। अब बताओ इसको कैसे झेलेगी? अब इसके बाद जो है ना यही सिस्टम अगले लेवल पे ले जा रहा है। वो कह रहा है इट इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। 356 आर्टिकल संविधान का, राइट। वो क्या कह रहा है कि साहब ये तो संविधान फेल कर गया है। तो पूरा पुलंदा बना के गवर्नर साहब के पास भेजेगा। गवर्नर साहब तो उसे मानेंगे नहीं, वो कहेंगे साहब मुझे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट किया है, मैथिली शरण गुप्त ने तो किया नहीं है, तो मैं मैथिली शरण गुप्त की बात क्यों सुनूं? यही कहेंगे, ये कहेंगे। तो हम उस पुलंदे के साथ फिर चले जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि देखो साहब गवर्नर साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आप इनको मंडामस की रिट से जो आदेश करो कि ये इसको संज्ञान लें और रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजें, सॉरी प्रेसिडेंट को भेजें। कितने केस में वो नहीं करेंगे? अब बताओ एक छोटी सी चीज में आपने कितना बड़ा सिस्टम क्रिएट कर दिया। वो मेन जो परेशान वाला है वो बैठा हुआ है, उसे कोई उसको तो उसने तो एक बार आपको दे दिया, फिर घर बैठना है उसे। बहुत बढ़िया। हाँ, वो ये एक्चुअली मदद है। करना चाहोगे? बहुत लंबा केस हो गया, बहुत बड़ा केस है। नहीं 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 नहीं, वो तो आपको कुछ नहीं करना है, वो तो सिस्टम करेगा ना। आपको तो अपने घर पे बैठना है, आपको कहीं पे नहीं जाना है। आपके यहां से डाक कोरियर इकट्ठी करेगा, उसको अपने क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, वो भी एक वॉलंटियर होगा। आपके साइन करने वाले वकील हैं, वो भी इम्पैनल होंगे, अटैच होंगे आपके साथ। तो आपको सिर्फ टिक करना है कि कौन से वकील साहब को देना है। वकील साहब आपको अभी भेज रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर कर दो जरा। सिस्टम बन गया पूरा कंप्लीट। सिस्टम इज इन मेकिंग, मैं ही बना रहा हूं ये सिस्टम को, मैं बना रहा हूं। इनकम टैक्स से भी मतलब वो जो हो गया है 90% आप देंगे। नहीं, ये सब नहीं लिखा जाता है, ये तो समझाया जाता है कि आप देखिए 90% you will earn as a credit, which can be used for क्राइम फ्री भारत मिशन, अच्छे भारत के संकल्प समूह की जो लिस्टेड एक्टिविटीज हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपका हित भी समाहित होगा। जैसे आप अपनी सोशल गैदरिंग कर सको, बुला सकते हो, ये कर सकते हो, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए है। वो मतलब वो पैसा आपके डिस्पोजल पे है। हम तो सिर्फ लिस्ट देंगे कि इनमें से जो भी चाहो कर लो। जब आप लिस्ट करोगे तो वहां पर हमारी टीम पहुंचेगी, वो ब्रोशर्स बांटेगी, ये बांटेगी, लोगों को एक 10 मिनट का जो है ना लेक्चर भी देगी। तो वकील वगैरह भी सब फिक्स कर देंगे आप? वो सब एम्पैनल होंगे, उन्हें भी ऐसे ही रेगुलर मेंबर बनना पड़ेगा। एक ही रूट है, रेगुलर मेंबर बनो, फिर दूसरा है मेंबर वॉलंटियर। तो मेंबर वॉलंटियर को एक अमाउंट फिक्स रहेगा कि आपको जो है से 30,000 मिलेगा या 50,000 रुपए मिलेगा, राइट। तो 50,000 रुपए की आपको क्रेडिट मिलेगी जिसको आप खर्च कर सकते हो अपने लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि वो पैसा हमने आपको दे दिया। अब अज्यूम करिए कि आपने काम ही नहीं किया, तो आपकी क्रेडिट जो है ना नेगेटिव क्रेडिट बढ़ती जाएगी, विच काम करके आपको वापस करना है। अब अज्यूम करिए कि आप तो बहुत ही निकम्मे निकल गए, आपने वापस ही नहीं किया, तो किसी समय पे भी आपका वो मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। निगेटिव में भी धीरे धीरे माइनस होती जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी क्रेडिट।
नहीं, क्रेडिट तो आपको नहीं, हमने आपसे कहा कि हम आपको 50,000 महीने देंगे, राइट, क्रेडिट के फॉर्मेट में, जिसे आप खर्च कर पाओगे अपने लिए, दाल आटा खरीद आप क्योंकि आप वॉलंटियर हैं ना, तो आपको अपना जीवन चलाने के लिए तो पैसा कहां से आएगा, तो आप उसे अपने खाने के लिए यूज कर पाओगे, आप जो है ना उसे गेहूं आटा दाल सब खरीद पाओगे, राइट। वो खर्चा आप करेंगे, आपको ₹1 अकाउंट दिया जाएगा तो आप उससे वो करेंगे, और वो जो आपका बिल आएगा वो आप हमारे पास भेजेंगे, हम उसको आपकी क्रेडिट के अगेंस्ट रिएम्बर्स कर देंगे। हाँ ठीक है। तो आपका हमने पेट पालने वाले। इसके बाद तीसरा है रेगुलर एम्प्लॉय। तो मेंबर रेगुलर एम्प्लॉय को थोड़ा सा हायर वो रहेगा, जैसे एज्यूम करिए कि इंजीनियर को एम्प्लॉय किया तो हम उसको कह सकते हैं कि हम आपको 5 लाख देंगे, लेकिन 5 लाख की उसे क्रेडिट अर्न करना है, नहीं तो नेगेटिव चला जाएगा। जैसे एज्यूम करिए मैंने 5 लाख आपको दिए और आपने 5 लाख का क्रेडिट ही नहीं काम किया, तो आपको नेगेटिव टू 5 लाख हो जाएंगे। दूसरे बार 10 लाख हो गए, फिर हम आई में डिसाइड कि नहीं तुमको तो ठीक आदमी नहीं हो, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देगा। अब आप दूसरी चीज देखो, ये कह रहा है कि हम आपके बच्चों को 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और एम्प्लॉयमेंट भी आपके पोटेंशियल का देंगे। तो अब इसको जरा अलग से अपन इसकी चर्चा करते हैं।